तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे ले रहा हूँ एबरेशंस इन मिरर एंड लेंसेज। एबरेशंस का मतलब होता है कि कुछ रीजंस की वजह से अगर इमेजेस में डिफेक्ट आता है, किसी तरीके का अगर डिफेक्ट आ रहा है इमेज में, तो उन डिफेक्ट्स को बोलते हैं एबरेशंस। और ये जो एबरेशंस हैं उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। अपने आप में ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हमें बस एक जस्ट इसका एक आइडिया लेना है, हमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं है। तो एबरेशंस मिरर में एंड लेंसेज में, और इसमें जो मैं पहला टाइप ले रहा हूँ, फर्स्ट टाइप का जो एब्रेशन ले रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशंस। स्फेरिकल एब्रेशंस का मतलब ये है कि अब तक हमने जैसे स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ा था, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ये दोनों हमने स्फेरिकल सरफेस से डिटेल में पढ़े हुए हैं। तो स्फेरिकल सरफेस होने की वजह से जो डिफेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं उसको स्फेरिकल एब्रेशंस बोलते हैं। तो इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि डिफेक्ट इन इमेज ड्यू टू स्फेरिकल नेचर ऑफ सरफेस। क्योंकि जनरली हम सरफेस जो लेके चल रहे थे, बहुत जो डिटेल में हमने पढ़ा है वो स्फेरिकल सरफेसेस थी। तो स्फेरिकल नेचर ऑफ सरफेस होने की वजह से जो इमेजेस में डिफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशंस। तो अब जब हमने मिरर पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करी थी, लेकिन अब यहाँ पर एक बार उसको वापस से कर रहे हैं। सपोज़ अगर ये कोई स्फेरिकल मिरर है, लेट्स से कॉनकेव मिरर है, तो ये हमने पढ़ा था कि पैरेक्सियल रेज जो होती हैं वो बहुत कम एंगल बनाती हैं, विद दी एंगल ऑफ इंसिडेंस उनका काफ़ी कम होता है। तो पैरेक्सियल रेज अगर आती हैं तो वो करीब करीब एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे, या फिर अगर वो थोड़ी इंक्लाइंड आएंगी तो वो फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पे यहाँ पर फोकस हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे आप दूर बढ़ते चले जाते हो, जैसे यहाँ पे जो बिल्कुल नज़दीक है, मैं पैरेलल रेज ही ड्रॉ कर रहा हूँ, तो पैरेलल रेज अगर ड्रॉ किया जाए तो अगर वो बहुत नज़दीक होती हैं तब तो उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है, और वो करीब करीब एक ही पॉइंट पे जाकर के फोकस होते हैं सबके सब। तो ये आया, ये भी यहीं से निकल गया, ये आया, ये भी यहाँ से निकल गया, और कुछ ये भी इधर से निकल गया। लेकिन जैसे जैसा ऊपर बढ़ते चले जाओगे तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, और उसके बाद जो रेज़ हैं वो थोड़ा इस डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे जानी स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि एक जो फोकस पे ये सभी के सभी आ रही थी यहाँ पे करीब करीब, अब वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते चली जाएंगी। तो इस तरीके की जो रेज़ होती हैं जो कि पैरेक्सल नहीं होते, उनको बोलते हैं मार्जिनल रेज़। तो ये जो रेज़ हैं, इन रेज़ की वजह से जो यहाँ पर इमेज बन रही है, यानी कि अगर हम सभी रेज़ को अलाउ करें और उन सभी की वजह से अगर इमेज बनेगी तो ऑब्वियस है कि फिर वो एक जगह नहीं बन रही है, वो ब्लर टाइप की इमेज बनेगी, क्योंकि कुछ रेज़ जो इसके आसपास होंगी वो यहाँ फोकस हो जाएंगे, जो इसके आसपास होंगे वो यहाँ फोकस हो जाएंगे, जो इसके आसपास होंगे वो यहाँ फोकस हो जाएंगे। तो जितना आप ऊपर चलते चले जाओगे तो उनका जो फोकस पॉइंट है वो एक तरीके से शिफ्ट होता चला जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पर एक परफेक्ट शार्प इमेज नहीं ले पाएंगे। तो शार्पनेस के लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ एक छोटे से रीजन के अंदर ही रेज़ को अलाउ करें। तो छोटे से रीजन के अंदर रेज़ को अलाउ करने के लिए कई बार हम, यानी कि इस स्फेरिकल एब्रेशन से बचने के लिए कई बार हम क्या कर लेते हैं, या ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि इसका जो एरिया है उस एरिया को ही कम कर देते हैं, यानी कि इसका जो साइज़ है साइज़ को कम कर देते हैं। तो साइज़ को कम करने का मतलब है कि हम स्मॉल अपर्चर का मिरर प्रेफर करते हैं। तो जैसे अगर मान लो आपने इधर का मिरर और इधर का मिरर ही हटा दिया, ठीक है, तो जो भी रेज़ होंगी वो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक हो जाएंगी पैरेलल, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक हो गए तो ऑटोमेटिकली उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाएगा। तो स्मॉल अपर्चर का अगर मिरर यहाँ पे ले लिया जाए तो उससे थोड़ा इससे बचा जा सकता है। या कई बार कुछ इस तरीके के डिवाइसेस होते हैं जिसको बोलते हैं स्टॉप्स। स्टॉप्स का यूज़ करके भी आप यहाँ पर इनसे बच सकते हो। स्टॉप का जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि ये स्टॉप करेगा उन रेज़ को जो कि मार्जिनल होंगी। तो ये कुछ इस तरीके का एक सर्कुलर अपर्चर का यहाँ पर ये इस तरीके का एक तरीके से ब्लॉकेज होगा, ये पाथ को ब्लॉक करेगा। तो ये सिर्फ इस रीजन के अंदर लाइट को अलाउ कर रहा है। तो अगर वो इस रीजन के अंदर लाइट को अलाउ करेगा तो ये जो लाइट है वो नियरली पैरेक्सियल हो जाएगी, और उससे हमें एक शार्प इमेज यहाँ पर मिल पाएगी। तो या तो हम स्टॉप्स का यूज़ कर लें या फिर जो मिरर है उसका साइज़ छोटा रखें, तो इससे इससे बचा जा सकता है। ये तो हमने मिरर के लिए देख लिया। लेंसेज में भी स्फेरिकल एब्रेशंस हो सकते हैं, क्योंकि हमने जो फार्मूलेज, लेंस फार्मूला और ये सब जो पढ़ा था उसमें हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी स्मॉल है। तभी इस तरीके के फार्मूलेज आप जाके डेरिवेशंस वगैरह में देख सकते हो कि n2
बाय वी माइनस N1 बाई यू, ये सब फॉर्मूले जब डराइव किए गए थे तो उसमें ये कहा गया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी स्मॉल होगा, वो अप्रॉक्सीमेशंस लगाए गए थे। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़े होते चले जाएंगे तो फिर वहाँ पर भी स्फेरिकल एब्रेशंस आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके का एक लेंस है तो इस तरीके का जब रहता है यहाँ पे, जो नज़दीक रहते हैं और जिनका एंगल कम होता है तो वो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाते हैं, थोड़ा दूर तक इनका फोकस होता है। लेकिन जितना आप दूर चलते चले जाओगे यहाँ पे तो उतना ही फिर यहाँ पर ये पास में चलते चले जाएंगे, तो इसमें भी स्फेरिकल एब्रेशंस होते हैं। और इन स्फेरिकल एब्रेशन से बचने के लिए यहाँ पर भी आप स्टॉप्स का यूज़ कर सकते हो। ऐसे स्टॉप्स यहाँ पर रखे जा सकते हैं जो कि सिर्फ जो नज़दीक नज़दीक रेज़ हैं उनको ही अलाउ करें, दूर वाली रेज़ को अलाउ ना करें। तो यहाँ पर भी स्फेरिकल एब्रेशंस होंगे, एक जगह जाकर के ये फोकस नहीं होंगे अगर दूर वाली रेज़ को यहाँ पर अलाउ किया जाए। इसमें एक ऐसा मिरर होता है जिसमें कि किसी भी तरीके का ऐसे एब्रेशंस नहीं होते हैं, उसको बोला जाता है पैराबोलिक मिरर। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे स्फेरिकल है ही नहीं, पहली बात तो स्फेरिकल नहीं है, पैराबोलिक है। और पैराबोलिक मिरर की खासियत होती है कि अगर पैराबोलिक शेप का अगर यहाँ पे मिरर है तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो ही पैरेलल यहाँ पे रेज आएंगी, चाहे वो कहीं पर भी आएँ, बस उनको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर आना है, चाहे वो दूर हो नज़दीक हो, वो हमेशा एक ही पॉइंट से होकर के जाएंगे जो कि इसका फोकस होगा। तो ये सब के सब यहाँ पर फोकस से जाएंगे, इसमें किसी भी तरीके का स्फेरिकल एब्रेशन या इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। तो पैराबोलिक मिरर इस तरीके के एब्रेशन से फ्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो एब्रेशन है दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक जैसे ये कलर से रिलेटेड है, और इस तरीके का जो एब्रेशन है वो जो रिफ्रैक्शन वाली डिवाइसेस होती हैं उसमें मिलता है, जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो। रिफ्लेक्शन वाले डिवाइसेस में इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि क्या वेवलेंथ है, क्या उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह ये सब, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें बस लाइट जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फिर दूसरा जो मीडियम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है, ये हमने डिस्पर्शन में पढ़ रखा है। तो क्रोमेटिक एब्रेशन रिफ्रैक्शन वाले डिवाइसेस जैसे लेंस है तो उस लेंस के लिए पढ़ेंगे, मिरर में ये नहीं होगा, इट इज़ नॉट फॉर मिरर, मिरर में ये नहीं आएंगे, या रिफ्लेक्शन के केसेस में ये एब्सेंट रहेंगे। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिस्पर्शन में कि जो भी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं a+b/λ²। लैम्डा जितना ज़्यादा होता है n उतना ही कम होता है। तो हमने रेड वायलेट इन सब के लिए कंपेयर किया था, तो वायलेट के लिए लैम्डा सबसे कम होता है तो n सबसे ज़्यादा हो जाता है, रेड के लिए लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है तो n सबसे कम हो जाता है। तो सपोज़ मानिए यहाँ पर एक ये लेंस है, इस लेंस पे ये पैरेलल रेज आ रही हैं, दिस आर द पैरेलल रेज कमिंग ऑन द लेंस। और ये जो लेंस से पैरेलल रेज आ रही हैं तो सपोज़ ये वाइट लाइट के फॉर्म में आ रही है, इसमें कई सारी वेवलेंथ इंक्लूडेड है, तो बहुत सारी वेवलेंथ का मिक्सचर है वाइट लाइट यहाँ पे। तो जब यहाँ पर अब इसको ये फोकस करेगा तो फोकस, अब यहाँ पे फोकस जब भी करेगा तो जो डिफरेंट डिफरेंट इसमें वेवलेंस हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंस या कलर अलग अलग डिस्टेंस पे फोकस होंगे। फोकल लेंथ जब हम लोग निकालते हैं तो जनरली इस तरीके का फॉर्मूला आता है n-1 तो n जितना ज़्यादा होगा 1/f उतना ही कम हो जाएगा, यानी कि 1/f कम होगा तो f यानी कि बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो सॉरी, n जितना ज़्यादा होगा 1/f उतना ही ज़्यादा हो जाएगा और f जो है वो कम हो जाएगा। तो n ज़्यादा होने से f जो है वो कम हो जाता है, f डिक्रीज़ कर जाता है। अगर n ज़्यादा हो तो f कम होगा। तो n सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसके लिए, वायलेट के लिए, तो उसके लिए फोकल लेंथ सबसे कम होगी। या फिर आप कह सकते हो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो ज़्यादा बेंड हो जाता है, उसमें बेंडिंग ज़्यादा हो जाती है। तो सपोज़ ये वायलेट के लिए वायलेट ज़्यादा बेंड हो गया है, लेकिन जो रेड है वो रेड थोड़ा डिस्टेंस लेगा यहाँ बेंड होने में, तो रेड कुछ इस तरीके से जा रहा है सपोज़। तो ये रेड के लिए रिप्रेजेंट किया गया, सपोज़ ये वायलेट के लिए रिप्रेजेंट किया गया। तो एक तरीके से ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस फोकल लेंथ फॉर वायलेट हो जाएगी, और एक तरीके से ये जो डिस्टेंस आया यहाँ पे ये डिस्टेंस फोकल लेंथ फॉर यहाँ पर रेड हो जाएगा। इसी चीज़ को अगर मैं कॉनकेव लेंस में रिप्रेजेंट करूँ तो कॉनकेव लेंस में जो इस तरीके से पैरेलल रेज आती हैं तो उसके बाद में वो डाइवर्स कर जाती हैं, तो जो वायलेट है वो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्स करेगा। इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ पर ये वायलेट के लिए ये फोकल पॉइंट हो गया इसमें, लेकिन जो रेड होगा वो रेड उतना ज़्यादा डाइवर्स नहीं करेगा क्योंकि फोकल उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये कम यहाँ पर डाइवर्स करेगा। तो इसको बढ़ाओगे तो थोड़ा और पीछे तक यहाँ पर आएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये फोकल लेंथ वी के लिए, वायलेट के लिए, और यहाँ पर ये फोकल लेंथ रेड के लिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो
जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जो इमेज बनती है वो शार्प नहीं बनेगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाकर के यहाँ पे फोकस हो रहे हैं इसमें। तो इस तरीके का जो एब्रेशन होता है तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, क्योंकि जो वेवलेंथ पे डिपेंडेंस है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेवलेंथ पर डिपेंड करने की वजह से इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं इसमें। तो अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसमें रेड और वायलेट इस तरीके से फोकस होते हैं, और बाकी के जो कलर्स हैं वो इनके बीच में फोकस हो जाएंगे। इस तरीके से जो डाइवर्जिंग यानी कि कॉन्केव लेंस है उसमें इस तरीके से फोकस होते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि जो रेड है वो यहाँ पर वायलेट के आगे है यहाँ पर। तो रेड का जो पॉइंट है वो वायलेट के यहाँ पे आगे है एक तरीके से, वायलेट वाला रेड के लेफ्ट में आ रहा है इसमें। यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा है, रेड ये वाला पॉइंट है और जो वायलेट है वो ये वाला पॉइंट है, यानी कि जो वायलेट है वो आगे की तरफ है यहाँ पर और रेड जो है वो पीछे की तरफ है। इस तरीके का जो क्रोमेटिक एब्रेशन है इसको बोला जाता है पॉजिटिव क्रोमेटिक एब्रेशन। दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिक पॉजिटिव क्रोमेटिक एब्रेशन। और इस तरीके का जो एब्रेशन है दैट इज नोन एज नेगेटिव क्रोमेटिक एब्रेशन। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि क्रोमेटिक एब्रेशन को ख़त्म करने के लिए इन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं। तो इन दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन क्या करेगा, ये कुछ पॉजिटिव करेगा, ये कुछ नेगेटिव करेगा, और हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन इनका कर लेंगे कि नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो कुछ समय के बाद हम लोग उसको देखेंगे भी। तो यहाँ पे इन दोनों का एक सुटेबल कॉम्बिनेशन जीरो क्रोमेटिक एब्रेशन कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अ सुटेबल combination of this converging and diverging lens can produce zero chromatic aberration। फिर इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हैं कि अब जो इमेजेस बनेंगी वो इमेजेस भी अलग अलग पॉइंट से बनेंगी। जो रेड वाली वेवलेंस है उनकी वजह से जो इमेज बनेगी वो कहीं और बनेगी, वॉलेट की वजह से जो इमेज बनेगी वो कहीं और बनेगी। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की अगर डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बन रही हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे बनेंगी और डिफरेंट डिफरेंट वी बाई यू हो जाएगा उनका। यू तो सबके लिए सेम हो जाएगा लेकिन वी अलग अलग हो जाएगा। अगर वी बाई यू अलग अलग हो गया तो मैग्निफिकेशन भी फिर यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। तो कुछ टर्म्स और हैं जो मैं यहाँ पर इसमें लिखते जाता हूँ। द सेपरेशन बिटवीन इमेजेस ऑफ एक्सट्रीम वेवलेंथ। एक्सट्रीम वेवलेंथ का मतलब है कि एक सबसे ज़्यादा और एक सबसे कम। तो एक्सट्रीम पे कौन कौन आते हैं, रेड और वायलेट। तो सेपरेशन बिटवीन इमेजेस ऑफ एक्सट्रीम लैम्डा इज कॉल्ड, इस सेपरेशन को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया उनका मैग्निफिकेशन भी अलग अलग हो जाए, क्योंकि उनका जो वी होगा और यू जो होगा उसका जो रेशो बनेगा, यू तो सबके लिए सेम होगा लेकिन वी अलग अलग हो जाएगा। तो साइज़ में भी उनका डिफरेंस आएगा। तो देर इज़ डिफरेंस इन साइज। तो डिफरेंस इन साइज ऑफ इमेजेस ड्यू टू एक्सट्रीम लैम्डा और वेवलेंथ is called lateral chromatic aberration। तो one is longitudinal and other is lateral chromatic aberration। तो इससे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्फेरिकल लेंस डज नॉट एग्जिबिट डिस्पर्शन। तो एग्जिबिट डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन होता ही क्या है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अभी हमने जो डायग्राम्स बनाए हैं तो ये बेसिकली डिस्पर्शन का ही एक एग्जाम्पल हो गया कि ये जो कलर्स हैं वो अलग अलग जगह जाकर के फोकस हो रहे हैं, यानी कि वो डिस्पर्स हो गए, वो अलग अलग हो गए, स्प्रेड हो गए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा यहाँ पर है सेटअप जो डिस्पर्शन नहीं शो करेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कोई भी लेंस दिया जाए उसे कुछ ना कुछ फोकल लेंथ ज़रूर होगी वहाँ पर, और फोकल लेंथ जहाँ पर होगी वहाँ जा कर के एक तरीके से वो फोकस्ड हो जाएगा। तो रेड के लिए अलग होगी, वायलेट के लिए अलग होगी, सब कुछ होगा इस तरीके का। तो अगर कुछ ना कुछ फोकल लेंथ निकल कर के आएगी तो सभी डिस्पर्शन डेफिनेटली शो करेंगे यहाँ पे। तो डिस्पर्सन तभी शो नहीं करेंगे जब यहाँ पर ये पैरेलल हो जाए। अगर यहाँ पर ये पैरेलल ही चले जाएं, जिस तरीके से आए तो उसी तरीके से चले जाएं, पैरेलल चले जाएं अगर यहाँ पे,
तो अगर पैरेलल चलेगा तभी डिस्पर्शन शो नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो कहीं फोकस होंगे यहाँ पे तो डेफिनेटली अलग अलग जगह फोकस होंगे। तो हिंट यहाँ पर यही है कि लेंस से गुजरने के बाद में उनको पैरेलल हो जाना चाहिए, और पैरेलल होने का मतलब है कि वो एक तरीके से फिर कहाँ जाके मिलेंगे, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे जाके मिलने का मतलब है कि उनकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर, एक ऐसा लेंस होना चाहिए जिसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो, यानी कि लेंस से निकलने के बाद वो पैरेलल हो जाए, बस सीधी सी बात ये है। तो अगर आप इसका फोकल लेंथ निकालोगे कुछ ना कुछ आ जाएगा, आप निकाल के देख सकते हो। इसकी फोकल लेंथ निकालोगे तो एक जगह आर एक जगह इन्फिनिटी है, तो कुछ ना कुछ आएगी यहाँ पे। यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम है, सी वाला सिस्टम, अगर इसकी फोकल लेंथ आप निकालोगे तो 1/f, ये n-1 या n रिलेटिव -1 जो आता है वो आ जाएगा 1/r। ठीक है, आर एक तरीके से पॉजिटिव इसके लिए, फिर -1/r1 -1/r2, और r2 भी पॉजिटिव होगा इसके लिए, तो एक तरीके से ये जीरो हो गया। तो 1/f जीरो हो गया यहाँ पे, इसका मतलब है कि f टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इससे जब रेज निकलेंगे बाहर यहाँ पे, यानी कि अगर इसका आप डायग्राम बनाओ तो डायग्राम सिंपली ऐसा होगा कि पैरेलल रेज आएंगे और पैरेलल रेज निकल जाएंगे, जैसे आएंगे वैसे निकल जाएंगे। तो अगर ऐसा सिस्टम है तो फिर क्या वायलेट, क्या रेड, क्या ग्रीन, सबके लिए बात बराबर है, जैसे आए थे वैसे के वैसे चले जाएंगे। तो इससे किसी भी तरीके का डिस्पर्शन नहीं होगा, या स्प्लिट नहीं कर पाएगा, अलग अलग जगह पे जो कलर्स उनको फोकस नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो सी है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आगे, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, यानी लेंसेज का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्रोमेटिक एब्रेशन ना हो, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर जो हैं वो अलग अलग जगह पर जाके फोकस ना हो, सबके सब एक ही जगह पर जाके फोकस हो। इस तरह के कॉम्बिनेशन हम चाहते हैं यहाँ पर। तो इस तरह कॉम्बिनेशन लाने के लिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो फोकल लेंथ होता है वो फोकल लेंथ म्यू पे कैसे डिपेंड करता है, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू-1 1/r1 -1/r2। ठीक है, तो फोकल लेंथ का म्यू के साथ में कुछ इस तरीके का रिलेशन होता है, और क्योंकि म्यू के साथ रिलेशन होता है और म्यू जो है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के अलग अलग होता है, तो इसीलिए फोकल लेंथ भी अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होगी। यही हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो मैं फोकल लेंथ कैसे म्यू पर डिपेंड करती है उसके लिए इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो डिफरेंशिएट दिस, तो डिफरेंशिएशन किया इसका तो -df/f², और यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा इस टर्म का होगा, इसके साथ में कांस्टेंट बना रहेगा यहाँ पर ये टर्म, तो डी म्यू, और ये चलता रहेगा इसके साथ में, तो 1/r1 -1/r2। मुझको चाहिए df/f, फ्रैक्शनल चेंज इन फोकल लेंथ ड्यू टू चेंज इन म्यू, डी म्यू इज चेंज इन म्यू। तो मैं इसको और इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 1 और यहाँ पे 2, तो 2/1 ये कर लेते हैं, तो उससे df/f आ जाएगा। तो df/f, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये r1 r2 वाला टर्म चला जाएगा, और ये हो जाएगा डी म्यू डिवाइडेड बाई म्यू-1। तो फ्रैक्शनल चेंज यहाँ पे फोकल लेंथ में कितना होगा वो म्यू पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। और ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हमने डिस्पर्शन के लेक्चर में पढ़ रखा है। दिस क्वांटिटी इज़ नॉन एज ओमेगा, दैट इज़ डिस्पर्सिव पावर। तो किसी मटेरियल मीडियम की जो डिस्पर्सिव पावर होती है वो डी म्यू डिवाइड बाई म्यू-1 इसके बराबर होती है, हमने पहले पढ़ रखा है यहाँ पर इसको। तो जो भी एक सिंगल यहाँ पर लेंस है, वो सिंगल लेंस ज़रूर यहाँ पर उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन आएगा ही आएगा। सिंगल लेंस में ऐसा नहीं हो पाएगा क्रोमेटिक एब्रेशन ना आए। तो जनरली हम लोग कुछ लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि किसी से पॉजिटिव क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, किसी से नेगेटिव क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, मिला दिया जाए तो उनको जीरो किया जा सकता है। तो यहाँ पे सपोज़ मैं 2 लेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, 2 लेंसेज का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उससे जो फोकल लेंथ आएगी वो फोकल लेंथ फिर इस तरीके की आएगी 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। ये आंसर तभी आता है जब उनको क्लोज कांटेक्ट में रखा जाता है। तो हम क्लोज कांटेक्ट थिन लेंसेज इन कांटेक्ट की ही बात कर रहे हैं इसमें। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो तो -df1/f1² -df2/f2², और यहाँ पे -df/f² इस तरीके का आएगा यहाँ पर ये। और हम चाहते हैं कि फोकल लेंथ में किसी भी तरीके के चेंजेस क्रिएट ना हो यहाँ पर, ठीक है। तो फोकल लेंथ में किसी भी तरीके के चेंजेस क्रिएट ना हो, हमारी फोकल लेंथ सभी के लिए एक जैसी रहे, तो ये जो df/f² है दिस विल बी ज़ीरो। तो df1/f, तो df/f ये तो हो जाएगा ओमेगा। तो पहला वाला जो लेंस है उसके लिए df1/f1 ये हो जाएगा ओमेगा 1, पहले वाले लेंस की डिस्पर्सिव पावर डिवाइडेड बाय f1। इसी तरीके से दूसरे के लिए ओमेगा 2/f2 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर मेरे को अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन चाहिए तो उसके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ से आप फोकल लेंथ वगैरह अगर f1 दिया तो f2 और ये सब निकाल सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि 2 टर्म्स का समेशन 0 आ रहा है। अगर 2 टर्म्स का समेशन 0 आ रहा है दैट मीन्स कि f1 f2 में से एक पॉजिटिव होगा और एक यहाँ पे नेगेटिव होगा।
तो इफ़ F1 इज़ ग्रेटर देन 0 देन F2 इज़ लेस देन 0, और इसका उल्टा भी हो जाएगा कि F2 अगर ग्रेटर देन 0 तो F1 इज़ लेस देन 0। इस तरीके का यहाँ पर होना चाहिए।